नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ननद और देवर की। रिकॉर्डिंग सुन घरवालों के होश उड़ गए। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कविता को हल्का बुखार था, फिर भी वो घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतजार में, सासू माँ बोली। भाभी, मेरा सूट फ्रेश नहीं किया आपने? ननद चिल्लाई। अरे भाभी, यह क्या नाश्ता बना दिया? मुझे तो आलू के पराठे खाने थे, देवर बोला। मेरी ब्लू वाली शर्ट का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पतिदेव। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन कविता रसोई में साड़ी का पल्ला कमर में घोषा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पिंकी का भी लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप पर छोड़ने भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी, आपका सूट प्रेस नहीं कर पाई, दूसरा पहन जाइए। भैया, आज ज़रा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। और साहिल जी, बटन में बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बोतल गाड़ी की डिक्की में रखकर पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने निकली। कविता पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास, ननद, देवर सब कुछ करने पर भी खुश नहीं रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वह सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कदर नहीं। इसलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ अपने बारे में सोचने लगी। सबसे प्यार करने के साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब अपनी बेटी पिंकी के साथ कुछ वक्त अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी, कैसी हवा की रफ्तार से आती है, तूफान बन चली जाती है। ना किसी की सुनती है, ना किसी का ध्यान रखती है। हमें तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास निर्मला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद गीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ गीता बुआ, भाभी तो कोई काम कर ही नहीं पाती है। एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं होता। देवर सौरभ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस सा खाना मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता, घर में रहकर आखिर यह करती क्या है। पति साहिल भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सामान हाथों में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला? मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मरज जाग जाते हैं मैडम के अंदर। सर दर्द, कमर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी भी कुछ नज़र नहीं आती। ऐसी शक्ल बनाकर रखती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना? बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है। महारानी, आजकल तो घर के कामों में मन नहीं लगता मैडम का। पिंकी का नाम लेकर स्कूल बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची कविता ने सब सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी कविता तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह दूं, आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया करिए। यह पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं भी तो सुनूं, कितनी मटरगश्ती कर लौटी हूँ मैं। मगर उसके माता पिता के दिए संस्कार उसे हमेशा रोक दिया करते। बेटा, ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जेहन में खड़ा रहता, जिसका जवाब किसी के पास न था। उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो
तो ये रोज का ही था। कविता की बुराई ना कर ले तब तक सबका खाना कहाँ हजम होता है। 6 साल पहले जब कविता घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुश मिजाज लड़की थी। शादी के बाद भी नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद साहिल बोला, क्यों ना पहले तुम घर में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं बनते। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे छूट जाते हैं, कोई कुछ नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वह अकेली घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पिंकी के बाद तो करियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है, जब तक 4 बार आवाज़ ना लगाओ सुनती नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया जो ननद देवर के 2-4 काम कर दिए तो, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना होता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई, हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई तो ये काम चोरी करने लगी। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे बात कहूँ, कविता कुछ गलत नहीं कर रही। आपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीलम खुद से अपना कोई काम नहीं करती, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। सौरभ, उसे तो शर्म आनी चाहिए। वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं। घर में कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। कल को सौरभ नीलम की भी शादी होगी। अब इन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई करनी चाहिए। और एक बात, आज जो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत सीधे हैं। सौरभ तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीलम, उसे जो मैंने संस्कार दिए हैं उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। निर्मला जी बोली। अपनी भाभी की बात सुन गीता जी समझ गई। ऐसे ठसिए लोग किसी की परेशानियां आसानी से नहीं समझते, इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले सौरभ नीलम कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर करते थे। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे सौरभ ने हंसते हुए कहा। अच्छा सौरभ बेटा, एक बात तो बता, तेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी कविता जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। कविता का नाम सुनते ही सौरभ का मुँह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, वह मेरी पसंद नहीं हो सकती। तो बेटा तुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे रेडी होकर जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेज धड़ल्ले से पहने, जॉब करे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद से ले सके, किसी की गलत बात सुन चुप ना रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके। यू नो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे उसमें, वही बनेगी मेरी दुल्हन।
और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा, उसका क्या? बुआ, घर के काम तो नौकरों को सौंपा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हैं भैया, मुझे भी ऐसे ही भाभी चाहिए, ना कि कविता भाभी जैसी घरेलू गंवार जिसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है। दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। अरे बिटिया, तू सौरभ की छोड़, कल को तेरे लिए भी एक लड़का ढूंढ दूंगी। अच्छे घर में तेरी शादी करूंगी। तू तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से? पागल समझा है क्या? उनके जैसे अपनी पर्सनैलिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझसे तो ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया, उसी दिन सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी। साथ में अपना पति भी खैचेर लाऊंगी। बहू बनूंगी, घर में किसी की जागीरदारी नहीं। जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी। किसी के कहे पर तो कभी नहीं चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना ही पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ, पुराने जमाने की बातें करती हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरी ससुराल में सास से बनी नहीं तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए नीलम बोली, बड़े ही उच्च विचार है बेटा तुम दोनों के। लाओ, ये खाली गिलास मुझे दो, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपना वीडियो गेम खेलो। कहते हुए गीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन, भाभी, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। प्याज की कचौड़ी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक मैं बाजार से ले आऊँगा। और कविता भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए। कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। सौरभ भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना। कल पिंकी का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीलम दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। कविता की बात सुनकर निर्मला जी बोली, बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें तो हर काम टालना होता है। सौरभ के दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। नीलम तुम्हारी ननद है, उनका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बेटा साहिल बोला, ऐसा भी क्या काम है? बच्चे बोल रहे हैं, कर दो। अपने पति की बात सुन कविता बेबस सी खड़ी ही थी कि गीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती? अपना सारा काम कविता पर थोप देते हो। अरे उसे अपना और अपने बच्चे का भी तो ख्याल रखना है। क्या वह सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और साहिल, क्या बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं, बड़े हो गए हैं। अब उन्हें अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। तब साहिल बोला, बुआ जी, ये घर की बहू है, आखिर यह घर उसका भी है, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा साहिल, कहीं ना कहीं कविता की ऐसी हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुमने कभी उसे इज्जत दी ही नहीं, इसलिए घरवाले भी उसकी कदर नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी की कदर होती है। पति कदर करता है तो ये कभी ना होता। अच्छा चलो, आज तुम्हारा एक वह मिटाती हूँ जो तुम कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते। लो सुनो। बुआ जी फोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। उनके सौरभ और नीलम के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती है। फोन की रिकॉर्डिंग सुनकर सौरभ और नीलम के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुँह देख ही रहे थे। गीता बुआ बोली, भाभी
आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीदें लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितने उच्च विचार रखते हैं। सौरभ बहू लाएगा तो अपने लिए, नीलम की ससुराल में पटेगी तो रहेगी वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो ये तुम्हारी कविता बहू 6 साल से तुम लोगों को सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम? किसी के पास बोलने को कुछ नहीं था। तब साहिल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही गुनहगार हूँ। जब पति होकर मैंने तुम्हें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मेरे छोटे भाई बहन कैसे देते? जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाली समझकर काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं, जिसमें मेरी पूरी साय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था। भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, ना कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं। अब से सौरभ और नीलम अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पिंकी को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। कविता गीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट करती है।